सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी साहब। बिजनौर से आपने राजनीति शुरू की, दिल्ली तक आपकी राजनीतिक सफ़र को अगर कुछ गिने चुने शब्दों में बयां करने को कहा जाए तो कैसे बयां करें? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र है और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। चुनाव लड़ता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो असल में ये बहुत अहमियत नहीं रखता है कि आप सत्ता में हैं कि सत्ता से बाहर हैं। अहमियत रखता है कि देश और देश की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं। जहाँ भी हैं, ये 120 करोड़ लोगों का देश है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 37.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। खाने के लिए एक वक्त की रोटी उन्हें मुश्किल से मिलती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लोगों के लिए काम करें, अपने देश के लोगों को उस गरीबी रेखा से कम ऊपर उठाएं। और यही जज्बा हमेशा मेरे साथ रहा। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आया कि जो एक गरीब परिवार था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आपके? हाँ, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ये तय किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत देर से उनकी शादी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सब लोग बहुत छोटे थे जब वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हमें अपने फादर के ऊपर फ़ख्र है कि देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और जेलों में रहे। और हमें इस बात का गम नहीं है कि वो हमें छोटा छोड़कर चले गए। लेकिन एक मैसेज हमेशा हमारे दिमाग के अंदर रहा और हमारे घर के लोगों ने, हमारी वालदा ने ये समझाया कि जब तक दूसरे की परेशानी में हम अपने आप को शामिल नहीं करेंगे तब तक इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। और इसी मकसद को लेके हम आगे बढ़े और सियासत के अंदर लड़ाई लड़ी। और हमने अमरोहा से मैं लोकसभा का मेंबर रहा। जितनी कोशिश और काविश हम कर सकते थे वहाँ पे लोगों के लिए। आज भी आप जाइए और अमरोहा के अंदर अगर आप आम लोगों से बात करेंगे, हमारे दुश्मनों से भी बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि जितनी हमारे इख्तियार में था इतना हमने वहाँ पे मदद की है, उनके लोगों की लड़ाई लड़ी है, उनके मसाइल को सुलझाने की कोशिश की है। आपकी बेबाकी और आपकी सलीका पसंद अंदाज वहाँ के लोगों को वास्तव में बहुत पसंद आता है। उसी लिए पूछता हूँ मैं आपसे कि आज संसद में भी दो ही मुद्दे गूंज रहे हैं, काले धन का मुद्दा, लोकपाल का मुद्दा। लोकपाल का मुद्दा ऐसा होता जा रहा है कि जिसका हल नहीं मिल रहा है। बीजेपी 2001 में वो यशवंत सिन्हा साहब ने कहा कि हमारा जो बिल था उसमें प्रधानमंत्री दायरे में आना था। दिक्कत कहाँ है जब प्रधानमंत्री भी चाहते हैं? देखिए, दिक्कत नहीं है। असल में एक बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है, वो एक उर्दू का शेर है, सच बात को सुनने की फुर्सत कहाँ भला। सच बात को सुनने की फुर्सत कहाँ भला, जिसने सुना उसने उसे आगे बढ़ा दिया। कोई ये कोशिश नहीं करता कि सच बात है क्या। आपने एक बात कही, मैंने सुनी, मैंने उसे आगे बढ़ा दी, उसने और आगे बढ़ा दी। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि लोकपाल बिल क्या है? वो लोग जो अन्ना हजारे जी के साथ खड़े हैं उनमें से कितने लोगों को मालूम है कि लोकपाल है क्या और क्या इख्तलाफ पैदा हो रहा है? अन्ना हजारे जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके अंदर आने चाहिए। जो सरकारी कानून है उसमें ये प्रोविज़न है, प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद 7 साल तक लोकपाल को ये इख्तियार है कि अगर अपने प्रधानमंत्री के टेन्योर में कोई गड़बड़ की है तो वो उसका नोटिस ले सकता है। तो प्रधानमंत्री तो आ गया लोकपाल बिल के अंदर, कहाँ बाहर रहा है? सिर्फ इतना है कि सरकार कोशिश कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा बाकी रहे। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री रहें तो उनकी इज्जत देश की इज्जत है, उनकी अपनी इज्जत नहीं है। इसलिए उनकी गरिमा को बाकी रखना चाहिए। जो मकसद आपका है कि प्रधानमंत्री लोकपाल बिल के तहत आए, वो तो हैं,
अगले 7 साल तक लोकपाल उनके जो कुछ उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब ले सकता है और कर सकता है। कहाँ फर्क है? लेकिन जिद का कोई इलाज नहीं होता है। अब आप चाहें कि प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री पद के रहते हुए एक मामूली सा अधिकारी जाके उन्हें क्रॉस एग्जामिन करे, तो कम से कम मैं इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री काले धन का ताल्लुक है, सरकार पूरी ताकत से लगी है कि काले धन वापस आया जाए और काला धन निकले। काले धन पे भी आते हैं, पहले इस पे बात कर जी। लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के कारण आप लोगों ने यह फैसला किया है आप लोगों ने, लेकिन न्यायपालिका को किस गरिमा के कारण से दूर रखा जा रहा है? देखिए, न्यायपालिका के लिए एक अलहदा कानून पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अगर इसके तहत लाया जाएगा, लोकपाल बिल इसी देश का तो लोकपाल होगा, वो कोई बाहर से तो आएगा नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि सारे जजेस बेईमान हैं, प्रधानमंत्री बेईमान है, तो लोकपाल ईमानदार कहाँ से लेकर आएंगे? सारे जजेस बेईमान नहीं और है, सारे मंत्री बेईमान नहीं है, लेकिन जो हैं उनको सजा मिलने में देरी हो रही है, इसी कारण से ये मांग जोर पकड़ी। देखिए, लोकपाल को ये इख्तियार नहीं होगा। न्यायपालिका में भी ऐसे जजों का नाम उछल चुका है, अखबारों में भी, और आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की पहुंच वहां तक पहुंच चुकी है। देखिए, अगर इस देश के अंदर कानून मौजूद है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी के अंदर इन्वॉल्व है, करप्शन के मामले में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को पार्लियामेंट के अंदर एक जज के खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है। पार्लियामेंट वो उसे कंसीडर करने वाली है, उस पर गौर करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर कानून नहीं है। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट की बात की जाए तो अभी तक गिने चुने जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट के केसेज आए हैं, उस पे से किसी पे भी उनके पद पे रहते हुए उन पे कोई फैसला नहीं आया और उनको सजा भी नहीं मिली। नहीं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि अब सारे जजेस पे बिला वजह इम्पीचमेंट किया जाए, ये दागी जजों की बात हो रही है। हाँ, तो दागी जज किसी के कहने से दागी नहीं हो जाता है। दागी जज तब दागी होता है जब उसके खिलाफ सबूत होते हैं। लोकपाल भी उसके खिलाफ तभी कार्रवाई कर पाएगा जब लोकपाल के पास सबूत होंगे। अगर सबूत नहीं होंगे तो कोई दागी नहीं कहलाता है। आज परेशानी इस मुल्क के अंदर ये हो रही है कि ख़ास तौर से सियासतदानों को लेकर कि अगर एक पार्टी ने खड़े होकर किसी एमपी के बारे में, मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन लगा दिया, तो कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी गर्दन को काट के फौरन उनके सामने पेश कर दिया। नहीं, भारतीय लोकतंत्र में आम आदमी की आस्था भारतीय लोकतंत्र में बहुत गहरी है, इसीलिए आम आदमी नेताओं में ज़्यादा भरोसा करता है अधिकारियों की अपेक्षा। प्रशासनिक व्यवस्था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने 3 चुनाव देखे हैं। आम आदमी से पूछा कि किस पे आप भरोसा करते हैं, नेताओं पे भरोसा करते हैं, अधिकारियों पे? आम आदमी की राय ये थी कि अगर ये लोकतंत्र वाले नेता न हो हमारे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, मैं बाहुबलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्रशासन इनको जीना मुहाल कर दे। तो आम आदमी की आस्था आज भी नेताओं में उतनी ही 100% ही है, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो दागी नेता हैं उन्हीं की तो बात हो रही है कि उनको सजा क्यों नहीं? देखिए, वो मैं वही कह रहा हूँ, इस देश के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया है। इस देश के अंदर जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। कसाब जो पाकिस्तानी आया और उसने कितने लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, वो सब कुछ वीडियो में मौजूद है, उसके सबूत मौजूद हैं। शायद जिस दिन उसने ये सब कुछ किया था, उस दिन अगर पुलिस उसे बॉम्बे की सड़क पे खड़े होकर गोली मार देती तो किसी को इतराज़ ना होता, लेकिन इसके बावजूद उस पर मुकदमा चल रहा है। उसको अदालत ने फैसला दिया है तो उसे हाई कोर्ट जाने की इजाज़त है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त है। चूँकि कानूनी एक प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगा तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सियासतदानों को आप ये समझते हैं कि उसे किसी तरीके की कोई मराहत न दी जाए, उसकी गर्दन काट के और एकदम फेंक दी जाए। अरे भाई, उसे अदालत ले जाइए, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसे सज़ा अदालत ही देगी। अन्ना हज़ारे साहब नहीं देंगे, रामदेव साहब नहीं देंगे उसको सज़ा। आपके पास अगर सबूत है तो थाने मौजूद हैं, जाके पुलिस में रिपोर्ट कराइए।
दूसरी प्रक्रिया इस देश के अंदर आपको हासिल है, जिसके खिलाफ आपके पास सबूत हैं, आप उसे सज़ा दिला सकते। लेकिन आप अचानक खड़े हों जंतर मंतर पे और कह दें कि तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स बेईमान हैं, सारे मिनिस्टर्स बेईमान हैं, तो ये तो नामुनासिब बात है। देश नहीं चल पाएगा, देश के लोगों का प्रजातंत्र पे से यकीन उठ जाएगा। आम आदमी की जो ऊब है, उस इंसाफ की बात कर रहे थे आप, इंसाफ को लेकर नहीं उनमें ऊब है इंसाफ में मिल रही देरी से। वो प्रक्रिया आपको भी मालूम है। देखिए वो बात आपकी ठीक सुधार है। की बात हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस मामले में आपसे इत्तेफाक करता हूं, बल्कि कई बार मेरी प्रधानमंत्री साहब से इस मामले में बात हुई है और मैं कहता हूं कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एक लंबा अरसा लग जाता है इंसाफ हासिल करने के लिए। वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी, वो सब रिफॉर्म की ज़रूरत है और जल्द अज जल्द आम आदमी को इंसाफ मिले, ऐसा हमें करने की ज़रूरत है। आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ जी। राजनीति में आपने 6 दशक बिता चुके हैं, कौन सा ऐसा लीडर आपको लगा, नेता लगा, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए अब इस देश के अंदर कोई एक नेता नहीं है। अगर आप जंग आज़ादी की तारीख देखें तो ऐसे नेताओं की एक बड़ी तादाद है आप सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस देश की आज़ादी इस तरीके से लड़ी है कि आप उनसे मुतासिर होंगे। न सिर्फ ये कि सियासी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद की बहन का इंतकाल हो गया और वो जेल के अंदर थे, मौलाना आज़ाद की बीवी का इंतकाल हो गया, वो जेल के अंदर थे, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया और माथे पर बल नहीं आया। अगर उनके वालिद ने ये कोशिश की कि उनको माफ़ी दे दी जाए तो वो अपने वालिद से नाराज़ हो गए, हुकूमत ने उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। उनके वालिद इस कोशिश में रहे कि भगत सिंह को माफ़ी मिल जाए और भगत सिंह अपने वालिद से नाराज़ हो गए कि आपने ये कोशिश क्यों की अंग्रेज़ हुकूमत से कि मुझे माफ़ी मिल जाए। मैं समझता हूँ कि आपकी बाप की मोहब्बत है, लेकिन हम अंग्रेज़ों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इस सरज़मीन ने अज़ीमुश्शान शख्सियतें पैदा की, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और उनके नक्शे कदम पे अगर हम थोड़ी दूर भी चल सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा और हम देश के लिए एक बड़ी खिदमत कर पाएंगे। आपकी भी बेबाकी के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। सत्ता के गलियारे में आप थे राशिद अलवी साहब। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।